मैं इसको ज़रा जूम इन करूँ। द एवरेज ऑफ ए बी सी डी 5 years ago was 45 years. By including x, the present age of all the five is 49 years. The present age of x is, x की हमने present age फाइंड करनी है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि पहले लेट करते हैं कि जी लेट प्रेजेंट एज, जो ए की प्रेजेंट एज है वो ए हो गई जी। लेट प्रेजेंट एज इज बी, उसको सारों को मैं ए बी सी डी कर लेता हूँ। प्रेजेंट एज इज बी, ए बी सी डी, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 years ago। तो अगर प्रेजेंट एज ये है तो 5 years ago इन सारों की क्या एज होगी? 5 years ago इन सारों की एज होगी, वो क्या होगी? इसकी एज a-5 होगी, बी की जो एज है वो b-5 होगी, सी की c-5 होगी, डी की d-5 होगी। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पीछे चले जाए तो जाहिर से बात है जो प्रेजेंट एज से उससे आप 5 माइनस ही करेंगे। अच्छा, 5 years ago इनकी क्या एजेस हो गई? a-5, b-5, c-5, d-5। अब उसने दिया है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 years ago was 45 years, यानी कि इनका एवरेज जो है वो 45 years है। यानी कि आपके पास जो एवरेज का फार्मूला है वो क्या है? सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय एन। ठीक है, सम ऑफ एजेस क्या है? a-5 जो कि b-5, ठीक हो गया, प्लस c-5 प्लस d-5। इन तमाम को हम डिवाइड करेंगे किस से? डिवाइड बाय 4 से। यही एवरेज आएगा क्योंकि 4 एजेस हैं तो डिवाइड बाय 4 कर लिया। और एवरेज आपको गिवन है कि 45 है, यानी कि 45 इक्वल है a-5 प्लस b-5 प्लस c-5 प्लस d-5, इन सम के सम और डिवाइड बाय 4। अच्छा, ये जो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 180 आता है। और ये आपके पास इनको ऐड है तो सम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और -5 -5 -5 -5 तो आपके पास -20 आ जाएगा। इस -20 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास 200 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन सब को मैं मिटा देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं याद रखता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने सारा मिटा दिया और जो इक्वेशन है उसको मैं याद करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपके पास 200 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है बाई इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल दी 5 इज 45 ईयर्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और x की एवरेज जो है, अब 5 हो गए तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये 49 है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है, 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें 49 के साथ, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा जो कि आपके पास 245, इधर x भी है प्लस x, आपके पास 245 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पता है कि वो 200 की इक्वल है, तो इधर आप 200 प्लस x कर लें, ये आपके पास 245 हो गया। हमने x को मालूम करना है, x इज इक्वल टू 245 माइनस 200, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई जी 45 ईयर्स। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है 45 ईयर्स वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन उसको मैं जूम इन करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मस्ट बी नेगेटिव इफ x लेस देन 0, यानी कि x हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा, ये देखें, जितनी भी जब भी आप एक नेगेटिव टर्म का पावर इवन पावर लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव टर्म आ जाता है। तो मतलब ये टर्म भी आपके पास पॉजिटिव है, ये x पावर 6 है, इससे भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म आएगा। इसी तरह ये जो नीचे जो दूसरा है आपके पास, इससे भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म आएगा। तो ये जो x5 -1 है, इससे आपके पास एक नेगेटिव टर्म जो है वो आएगा। तो इसलिए इधर जो एक्सप्रेशन जो नेगेटिव है वो x5 -1 है, क्योंकि बाकी सारों का आपको पता है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो नंबर है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो x5 -1 है
क्योंकि हम इसका ऑड पावर ले रहे हैं और ऑड पावर जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास नेगेटिव होगा, तो इसलिए इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 68 क्या कह रहा है? If you have 43 yards of fabric that cost Rs 128.57, how much did each yard cost? तो हमने हर एक यार्ड की जो है वो कीमत मालूम करनी है। 43 यार्ड जो है वो इक्वल है कितनी रुपीस के? वो आपके पास इक्वल है 128.57। तो 1 यार्ड कितने का इक्वल होगा? तो 1 यार्ड इज इक्वल टू इस 128.57 को डिवाइड बाय 43 करेंगे। देखिए अब अगर आप ये डिवीजन करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। अच्छा, 128.57 की जगह मैं 129 ले लेता हूँ, क्योंकि 129 43 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप 129 डिवाइड बाय 43 करेंगे, क्योंकि 43 ज़ार 120 आता है, 43 3 ज़ार 129 आता है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने 128.57 को 129 बना दिया था, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम या 3 के करीब करीब। तो इधर जो 3 के करीब करीब है वो आपके पास बी ऑप्शन है, तो इसलिए आपके पास ये जो 2.99 है वो आंसर ठीक है, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया कि इसको मैंने लंबा चौड़ा डिवीजन नहीं किया, बल्कि 128 को मैंने 129 कर दिया और उससे मेरे पास 3 आ गया। अब मुझे पता चल गया कि वह 3 के करीब होगा, तो 2.99 3 के करीब है, इसलिए उस मैंने बी ऑप्शन को टिक कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सारा स्पेंड Rs 1500 फॉर अ कंप्यूटर आफ्टर रिसीविंग अ 20% डिस्काउंट। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर बिफोर द डिस्काउंट? अच्छा, तो सारा किसी शॉप पे गई, उसने कंप्यूटर 1500 का ख़रीदा और उसको डिस्काउंट मिला 20%। 20% डिस्काउंट के बाद उसको 1500 में कंप्यूटर पड़ा। अब वो पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट ना मिलता फिर उसकी क्या कीमत होती? तो देखिए 20% डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि उसने कंप्यूटर 80% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट लिया है। कितने परसेंट? 80% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि उसको 20% डिस्काउंट मिला है। तो 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट अब Rs 1500 के बराबर है, यानी कि 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट को मैं चले x कह लेता हूँ। 80% ऑफ x इज इक्वल टू 1500। 80% क्या होता है? 80 डिवाइड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 1500, ठीक है जी। यानी कि 0.8x इज इक्वल टू 1500, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.8x इज इक्वल टू 1500। अच्छा, x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 0.8। बस आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1875, ठीक है जी। ये इसका आंसर आएगा। इसमें आप डिवीज़न परफॉर्म कर लें, आप देख लें कि आपके पास यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो 1875 है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ x इज 20% ग्रेटर देन 88 देन x इज इक्वल टू क्या? अच्छा, इफ x इज 20% यानी कि 20/100 ग्रेटर देन 88 यानी कि 20/100 ऑफ 88 प्लस 88, ठीक है जी। वो 88 से 20% ग्रेटर है, तो ये 88 हो गया और ये आपका 20% हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। क्या हो जाएगा जी कि x इज़ 20% ग्रेटर देन 88, यानी कि x जो है वो 88 से उसका 20% ग्रेटर है। 20% 20/100 मल्टीप्लाई बाय 88, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। ये 88 आ गया, प्लस 0 0 के साथ कट गया, ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 88 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 88 प्लस 88 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो अब आप 88 डिवाइड बाय 5 कर लें, ये आपका 88 और ये आपका 5, 5 1 ज़र 5, 3 आ गया, ये 38 हो गया। 5 7 ज़र 35 आता है, ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक हो गया। बीच में आपके पास 3 रह गया, फिर पॉइंट लगाएं, इधर 0 लगाएं, तो ये 17.6 आपके पास आ जाएगा। डिवीज़न आपको वैसी भी आती है
तो आप डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप डिवीज़न खुद ही परफॉर्म कर लें। इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास 105.6 आ जाएगा, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इसको मैं ज़रा रिमूव करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जी, इफ कॉस्ट ऑफ 1 आवर टेलीफोन कॉल इज Rs 7.20, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ 10 मिनट टेलीफोन कॉल एट द सेम रेट। अब हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी, तो 60 मिनट्स जो है वो इक्वल है इस चीज़ के 7.20 रुपीज़ के। ठीक हो गया। अब 1 मिनट कितना इक्वल होगा, जाहिर सी बात है 7.20 डिवाइड बाई 60। 10 मिनट्स कितने, 10 मिनट का पूछा है, 10 मिनट कितने के इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो आपके पास 7.20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। अच्छा, ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा। आपने 7.2 डिवाइड बाई 6 करना है। अच्छा, पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, 72 डिवाइड बाई 6 करें। 72 डिवाइड बाई 6 आपके पास क्या आता है, देखें ना, 6 10 ज़र 60 आता है, 6 12 ज़र आपके पास 72 आता है, तो ये आपके पास 12 हो गया। बीच में आपके पास पॉइंट है, ये बीच में आपने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/2 है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 of a class is boy, how many girls are there in the class of 48 students? टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं, 2/3 बॉयज़ हैं, तो यानी कि 2/3 ऑफ 48 आर बॉयज़। ये क्या है, बॉयज़ हैं। ये बॉयज़ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 48। तो 3 का टेबल पर है, 3 16 ज़र 48 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि आपके पास 32 बॉयज़ हैं। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 48 हैं, तो गर्ल्स कितने हैं, जाहिर सी बात है 48 माइनस 32, आपके पास 16 गर्ल्स आ गए। ये जो डी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, इसको मैं अगेन मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जाहिद रिसीव the following scores on his maths test during the last semester: 82, 83, 78, 90, 94, 91, 89, 82. What is his median score? अच्छा, मीडियन निकालने के लिए अगेन इसमें मेरी वीडियो भी मौजूद है। मीडियन निकालने के लिए आप स्कोर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो जो स्कोर्स है वो आपके पास 82, 83 है, 78 है, 90 है, 94 है, 91 है, 91 है, 89 है और 82 है। अच्छा, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे छोटा मेरे पास 78 है, उसको मैंने लिख लिया। 78 के बाद दूसरा छोटा 82 है, उसको मैंने लिख लिया। दोबारा 82 है, ये 82 और ये 82 मैंने लिख लिया, 78 भी लिख लिया। फिर 83 है, उसको मैंने लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 89 है, उसको भी मैंने लिख दिया। फिर आपके पास 90 है, ठीक है, उसको भी मैंने लिख दिया। 2 दफ़ा 91 है, उसको भी मैंने लिख दिया, और फाइनली 94 है। ठीक है, तो अब जब ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो अगर आप देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जो इसमें बीच वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है, ऑड है, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मीडियन होगा। देखें, 4 ये हो गए और 4 जो हैं ये वाले हो गए, ये आपके पास बीच वाला है। तो 89 इसका मीडियम है, तो इधर जो डी ऑप्शन है ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो 1/3 माइनस 1/2 है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 को, इसको 6 बनाने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ये डिनोमिनेटर में इसको 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 आता है। ये आपके पास ये हो गया और ये -1 हो गया। अच्छा, 2 - 3 आपके पास -1 आएगा, यानी कि -1/6 -1। अब अगेन मेरा जो एलसीएम है वो 6 है, तो इसको इधर भी देखें, जो नंबर अकेले होता है उसके नीचे भी 1 होता है। तो इस डिनोमिनेटर को भी मैंने 6 बनाना है, इसके लिए दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे मैंने 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 6 जो कि 6 आता है, ये आपके पास -7/6 आ गया। और ये जो ऑप्शन है वो आपके पास इसका ठीक आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दीज आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो पिजन है उसका भी एक हेड होता है और जो रैबिट है उसका भी एक हेड होता है। तो यानी कि जो 200 इनके हेड्स हैं ना, तो मतलब 200 रैबिट्स और पिजन्स हैं। ठीक है, दोनों को अगर आप शुमार करेंगे तो दोनों जो रैबिट्स और पिजन्स होंगे वो 200 होंगे, क्योंकि पिजन का भी एक हेड होता है और जो रैबिट है उसका भी हेड होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट नंबर ऑफ रैबिट्स, उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। ठीक है जी, नंबर ऑफ रैबिट्स को मैंने एक्स कह दिया। अब नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 200 है, यानी कि रैबिट्स प्लस पिजन्स 200 हैं। तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है वो 200 माइनस एक्स हो जाएंगे। देखिए ना, रैबिट्स और पिजन्स कंबाइनली जो है वो 200 है, क्योंकि हेड 200 है। रैबिट का भी एक हेड होता है, पिजन का भी एक हेड होता है। तो अगर नंबर ऑफ रैबिट्स एक्स हैं तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे? 200 माइनस एक्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब वो लेग्स की बात करें, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580। अब पिजन के कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। रैबिट्स के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। तो अब अगर x रैबिट है तो टोटल रैबिट्स के लेग्स कितने हो गए? 4x हो गए। अगर 200 माइनस एक्स पिजन्स है तो टोटल पिजन्स के x कितने हो गए? 200 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि पिजन्स के 2 पाँव होते हैं और ये इक्वल है, वो कहते हैं कि वो इक्वल है 580 के। ठीक है जी, इसको आप लोग सॉल्व कर लें, ये 4x हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400 आता है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 -2x हो जाएगा, ये 580 के इक्वल हो गया। 4x माइनस 2x 2x हो गया। 2x प्लस 400 इज इक्वल टू 580। 2x इज इक्वल टू, अच्छा 580 से ये जो 400 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 580 माइनस 400 यानी कि 2x इज इक्वल टू 180। तो x जो है वो 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 हो गया। ठीक है, x क्या था? नंबर ऑफ रैबिट्स थे। नंबर ऑफ रैबिट्स आपके पास 90 है। नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे? वो 200 माइनस एक्स थे। तो आप 200 से 90 को माइनस करें, 200 से 200 माइनस एक्स थे, 200 माइनस 90 हो जाएगा, 110 आ जाएगा। इधर जो बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रह गया तो इसको भी मिटा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन 1 और 2 के बीच में है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर है तो वो 1 से कम होगा। अब ये 7/9 है, इसमें देखें डिनोमिनेटर जो है वो जो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? न्यूमिनेटर कम है, तो ये आपके पास लेस देन 1 है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 है। अब आप देखिए 7/3, 7/3 आपके पास 2 से ग्रेटर है, क्योंकि 6/3 जो है वो 2 आता है, तो 7/3 2 से ग्रेटर हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। 9/4 देखें, 8/4 2 आता है, तो अगर 9/4 होगा तो वो 2 से ग्रेटर होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये जो 10/7 है वो 1 और 2 के दरमियान है। ठीक है जी, अगर आप 10/7 करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 1 ज़र 7, ये 3 हो गया, इधर 0 लगाएं और 7 4 ज़र पे 28 आ गया। तो ये देखिए 1.4 समथिंग जो आ रहा है वो 1 और 2 के दरमियान है, तो इधर आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। 77 कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट 12 एट बर्गर्स एंड 9 हैड फ्राइज। अच्छा, 12 ने बर्गर्स खाए। ठीक है जी, 12 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बर्गर्स खाए और 4 जो स्टूडेंट्स थे, सॉरी 9 जो स्टूडेंट थे उन्होंने फ्राइज खाए। ठीक है जी, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 21 हो गए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है, इफ 4 हैड बोथ बर्गर्स एंड फ्राइज, अगर उनमें से 4 ने बर्गर्स और फ्राइज दोनों खाए,
बर्गर्स और फ्राइज दोनों का है। हाउ मैनी हैड ईदर बर्गर्स आर फ्राइज। अच्छा, हाउ मैनी हैड ईदर बर्गर्स आर फ्राइज, तो हमने उनकी तादाद फाइंड करनी है जिन्होंने सिर्फ बर्गर का है या जिन्होंने सिर्फ फ्राइज का है, ईदर का ये मतलब है। ठीक है जी। तो देखें, चार ने बर्गर्स और फ्राइज दोनों का है, तो बाकी जो आपके पास 17 है, क्योंकि टोटल 21 थे, तो बाकी 17 ने या बर्गर सिर्फ काए होंगे या फिर फ्राइज सिर्फ काए होंगे, बर्गर्स और फ्राइज। तो इधर आपके पास राइट आंसर आपके पास 17 है। ठीक है। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल है, इसको इसी तरीके से कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन रिपीट हो चुका है। If 3 oranges sell for 80 paisas, what will be 12 oranges cost? अच्छा, 3 oranges 80 पैसास में हो गए, 12 ऑरेंजेस का पूछा गया है। ठीक है, अब आपको 1 ऑरेंज फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 12 ऑरेंज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 12 ऑरेंजेस आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है जी। ऑरेंजेस का स्पेलिंग मैंने कैसे लिखा, ऑरेंजेस। ठीक है जी। तो अगर 12 ऑरेंजेस है तो दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो 12 ऑरेंजेस कितने के हो गए, दोनों साइड पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। 80 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है आपके पास, 320 पैसाज आ गए। ठीक है जी। अब आपको पता है कि एक पैसे में सॉरी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर मैंने इसको रुपये में कन्वर्ट करना है तो 320 को मैं डिवाइड बाई 100 करूँगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 3.2। क्योंकि जो डिवाइड बाय 100 है तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे चला जाएगा। आपके पास डेसिमल इधर है 1 2 2 डेसिमल प्लेसेस, ये लेफ्ट पे चला गया। इधर आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास 3.2 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एज रिलेटेड है। अच्छा, ये 78 है, ये मैं पहले भी कर चुका था अपनी वीडियोज़ में। अच्छा, क्वेश्चन 79 को देखते हैं, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा हो। The age of a man is 4 times that of his son. 5 years ago, the man was 9 times as old as his son was at that time. The present age of the man is. अच्छा, हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो मैन को मैं फादर कह लेता हूँ, क्योंकि उसका सन है, तो मैन को मैं एफ से डिनोट कर लेता हूँ। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, उसको मैं क्या कह लेता हूँ, एफ कह लेता हूँ, यानी कि फादर कह लेता हूँ। ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन भी गिवन है। ठीक है, तो उसको मैं एस कह लेता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है जी, उसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ आसानी के लिए। अच्छा, वो कहता है कि एट प्रेजेंट द एज ऑफ अ मैन इज़ 4 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद 5 ईयर्स अगो है, तो ये जो द एज ऑफ अ मैन इज़ 4 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो एफ इजिकल टू आपके पास 4s हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है। अब वो कह रहे हैं 5 ईयर्स अगो, अगर प्रेजेंट एजेस फादर के एफ हैं, सन के एस हैं, तो 5 ईयर्स अगो उनके क्या एजेस होंगे, जाहिर सी बात है f-5 और s-5। ठीक है जी। 5 ईयर्स अगो द मैन वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड हैज हिज सन वाज एट दैट टाइम। ठीक है, तो 9 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करें, f-5 इज इक्वल टू 9s, 9 5 45 आता है, तो ये -45 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, -5 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये f इज इक्वल टू 9s, -5 इधर +5 हो जाएगा, तो -45 +5 आपके पास -40 आ जाएगा। ये -5 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, और -45 +5 -40 आ गया। अच्छा, अब इस f की जगह मैं 4s पुट कर लेता हूँ, तो 4s इज इक्वल टू 9s -40। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लें, 40 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4s को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये -4s हो जाएगा। तो आपके पास इधर 9s -4s आ जाएगा, जो कि आपके पास 5s आ जाएगा। और जब आप s को फाइंड करेंगे तो दोनों साइड पे 5 को डिवाइड करें, s आपके पास आ गया है जी 8। ठीक है, जब s आपके पास 8 आ गया, s क्या चीज़ है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन आपके पास 8 आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर आपके पास 4s के बराबर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास 32 हो गई। तो आपसे प्रेजेंट एज ऑफ फादर का मैं पूछा गया है, तो आपके पास ये जो 32 बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। देखिए ना,
प्रेजेंट एज क्या क्या है आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ। सन की प्रेजेंट एज क्या है? फादर की प्रेजेंट एज 32 है, सन की जो है वो 8 है। तो प्रेजेंटली फादर जो है वो 4 टाइम्स द एज ऑफ सन है। अगर 5 ईयर्स पहले चले जाए तो फादर की क्या होगी? 27 एज होगी। सन की क्या होगी? 3 होगी। तो ये देखें ये 9 टाइम्स हो गया, ठीक है जी। 5 ईयर्स अगो द मैन वाज 9 टाइम्स, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 आता है, यानी कि जो मैंने 32 आंसर निकाला था वो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने डिटेल्स में ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इंक्रीज्ड बाय 40, ठीक है जी। अच्छा उस नंबर को मैं कह लेता हूँ जी x, लेट दैट नंबर बी x, ठीक है जी। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या हो गया? जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो वो 16s हो जाएगा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज बाय 240, यानी कि वो जो नंबर था जब उसको मैंने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो वो जो नंबर है फिर वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास 16x माइनस एक्स 240 आ गया, ठीक है जी। क्योंकि ये कह रहा है ना कि दैट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इंक्रीज बाय 240, तो आपके पास 16x माइनस एक्स 240 आ गया, यानी कि 15x आपके पास 240 आ गया। x को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? दोनों साइड को 15 से डिवाइड करना है, तो 240 डिवाइड बाई 15 कर लें, ठीक है जी। इधर मैं जल्दी से 240 डिवाइड बाई 15 कर लेता हूँ, ठीक है। 15 वन ज़र 15 आ गया। ये आप माइनस कर लें, ये आपके पास 9 आ जाएगा। 24 माइनस 15 9 आता है, ये ज़ीरो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। 15 सिक्स ज़र आपके पास 90 आता है, ठीक है जी। तो ये 90 हो गया। तो x जो है आपके पास 16 हो गया, यानी कि 16 ही ऐसा नंबर है कि जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंक्रीज़ हो जाता है बाई 240। देखिए जब आप 16 को 16 नंबर है वही, तो जब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या आता है? 256 आता है। ये 16 से कितना इंक्रीज़ हुआ? आप ज़रा 256 माइनस 16 कर लें इंक्रीज़ फाइंड करने के लिए। ये देखें ये आपके पास 240 आ गया, यानी कि जो नंबर हमने निकाला था वो आपके पास 16 ही है। इधर जो आपके पास ए ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको ये समझ आ रही है इस क्वांटिटेटिव सेक्शन की तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 years ago Akram was thrice as old as Aslam was, but 10 years hence he will be only twice as old. What is Akram's present age? अच्छा जो अकरम की प्रेजेंट एज है उसको मैं ए के से डिनोट कर लेता हूँ, और जो असलम की प्रेजेंट एज है उसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है जी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अकरम बी ए के, लेट प्रेजेंट एज ऑफ असलम बी ए एस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो अकरम की क्या एज होगी? देखिए अगेन अगो आ गया तो अगो का मतलब हम माइनस करेंगे। अकरम की क्या एज होगी? ए के माइनस 10 होगी। असलम की क्या एज होगी? ए एस माइनस 10 होगी, ठीक है जी। अगर प्रेजेंट एज ए एस और ए के हैं तो 10 ईयर्स पहले क्या होगी? ए के माइनस 10 और ए एस माइनस 10, अगो का मतलब पहले। अच्छा तो ये कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो अकरम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज असलम वाज, तो यानी कि ये जो एज है वो 3 टाइम्स दी असलम है 10 ईयर्स अगो, ठीक है जी। 10 ईयर्स अगो अकरम की एज ए के माइनस 10 थी, असलम की ए एस माइनस 10 थी, तो अकरम वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, तो ये 3 टाइम्स मैंने लगा दिया। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको ज़रा हम सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये 3 AS माइनस 30 हो गया, ठीक है जी। यानी ए के इज इक्वल टू, इस माइनस 10 को मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 10 आपके पास माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। ए के जो है वो प्रेजेंट एज है, ए एस बी प्रेजेंट एज है, इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा अब दूसरे इक्वेशन को देखें। बट 10 ईयर्स हेंस, अच्छा प्रेजेंट एज अकरम की ए के है और असलम की ए एस है। 10 ईयर्स हेंस क्या होगी? अकरम की एज ए के प्लस 10 होगी, 10 ईयर्स बाद क्या होगी? ए के प्लस 10 ही होगी, और असलम की एज ए एस प्लस 10 होगी।
वो कह रहे हैं 10 years hence ही विल बी, यानी कि अकरम विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड। ठीक है जी, तो इधर ये इक्वेशन आप यू लिख लें। ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 times। तो अब ए के प्लस 10 इज इक्वल टू 2 AS प्लस 20 हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ए के की जगह मैं ये जो 3 AS माइनस 20 है ना, वो इधर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ए के की जगह मैंने 3 AS माइनस 20 पुट कर दिया, क्योंकि इधर से इक्वेशन 1 से मैं निकाल चुका हूँ। तो ए के की जगह मैंने ये पुट कर दिया, उसके साथ प्लस 10 है। ये जो दो टर्म्स है ना, ये ए के की जगह मैंने पुट कर दी। अच्छा, ये 2 AS प्लस 20 हो गया। -20 प्लस 10, आपके पास -10 आ जाएगा इससे। -10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +10 हो जाएगा, तो +20 प्लस 10 आपके पास 30 आ जाएगा। तो 3 AS इज इक्वल टू 2 AS प्लस 30। अच्छा, 2 AS को इधर शिफ्ट करें, ये AS इज इक्वल टू आपके पास 30 आ गया। यानी कि आपके पास असलम की एज आ गई, वो आपके पास आ गई 30 ईयर्स। लेकिन हमने अकरम की एज फाइंड करनी है, व्हाट इज़ अकरम्स प्रेजेंट एज। और अकरम की जो प्रेजेंट एज है, आप देख सकते हैं ए के इज इक्वल टू 3 AS माइनस 20। तो ये जो 30 है, इसको AS की जगह पुट कर लें। ठीक है, इधर मैं पुट कर लेता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ और इधर मैं पुटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, 330 आ गया था असलम की एज -20। 330 इधर 90 माइनस 20, आपके पास 70 ईयर्स एज आ गया। तो इधर आपके पास जो अकरम की एज है, वो आपके पास 70 ईयर्स है। असलम की एज क्या आई थी, वो 30 ईयर्स आई थी। तो अकरम की 30 ईयर्स आई है, असलम की जो है प्रेजेंट एज 30 ईयर्स आई है। ठीक है जी, अकरम 70 ईयर्स और असलम की 30 ईयर्स। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे अकरम की क्या एज होगी, 60 होगी, असलम की क्या होगी, 20 होगी। तो ये थ्राइस है कि नहीं, 3 times है। ठीक है जी। और अगर इस पे हम 10 साल बाद में चले जाएं, तो अकरम की 80 होगी और असलम की 40 होगी, तो ये ट्वाइस हो गया। तो हमारा जो 70 का आंसर है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए। अच्छा, what is the value of 3x square y minus 5xy cube when x is equal to -2, y is equal to -3। ठीक है, अब आप इसमें सिर्फ पुटिंग कर लें। -2 होल स्क्वायर और ये -3 हो गया, ये -5 हो गया, -2 और -3 का क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, 3 -2 स्क्वायर जो है वो +4 आता है, ये आपके पास ये आ जाएगा -5। अच्छा, ये -2 हो गया और -3 का क्यूब आपके पास -27 आता है। ठीक हो गया। अच्छा, 3 4 ज़र 12 आता है, 12 3 ज़र 36 आता है, और इधर माइनस भी है, तो आपके पास ये माइनस हो गया, ये वाला टर्म आपके पास -36 हो गया। अच्छा, आप इसको देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस और भी है, तो इधर भी आपके पास माइनस आ जाएगा। अच्छा, 5 2 ज़र आपके पास 10 आता है, 10 27 ज़र आपके पास 270 आता है। तो ये आपके पास आ गया जी -306। यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन है ना, वो आपके पास इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन एवरेज से रिलेटेड है। अच्छा, ऑफ 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 36। 3 नंबर्स हैं, लेट दोज नंबर्स बी, उसको उन नंबर्स को हम कह लेते हैं जी, लेट नंबर्स बी एक्स वाई जी। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 बराबर है 36 के। ठीक है जी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, इस 3 को इधर आप शिफ्ट करें तो 36 मल्टीप्लाई बाई 3 कर ले। 36 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 108 आता है। इससे आपके पास इक्वेशन आ गई कि ऑफ 3 नंबर्स एवरेज इज 36। ये एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, फिर वो कहता है द फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। फर्स्ट आपके पास मैंने x को कहा है, तो x है वो 1/3 सम ऑफ दी अदर्स हैं, यानी कि सम ऑफ y एंड z है। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 1/3 y प्लस z आपके पास आ गया। इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो x की वैल्यू है ना, इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा, ज़रा मैं, ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 y प्लस z प्लस वाई प्लस जी।
इज इक्वल टू 108। ठीक है जी, ये जो x की वैल्यू है ना ये इधर मैंने पुट कर दिया। अच्छा, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y प्लस जेड प्लस ये जो 3 है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम इसका लेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 3y प्लस 3z हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 108 के। ठीक है जी, ये जो 3 है ये 108 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस स्टेप में। ठीक है, तो 108 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 324 आता है, ये आपके पास 324 आ गया। अच्छा, y प्लस 3y 4y है, z प्लस 3z 4z है। ठीक है, तो ये आपके पास 4y प्लस 4z जो है वो 324 आ गए। ठीक है, यानी कि जो आपके पास y प्लस z है वो आपके पास आ गई 324 डिवाइड बाई 4। ठीक है जी, 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32। ठीक है, तो y प्लस जी आपके पास 81 आ गया, y प्लस जी को हमने फाइंड कर लिया जो कि 81 के बराबर है। अब x किस चीज़ के बराबर है, 1/3 ऑफ y प्लस जी, y प्लस जी कितना है 81, तो आपके पास x कितना होगा, तो इधर आपके पास आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 81। ठीक है जी, 3 का टेबल पढ़े कि 81 आ जाए तो इसका आंसर आपके पास 27 आ जाएगा। तो वो जो x है जो पहला नंबर है वो आपके पास 27 है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आपके पास 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं हटा देता हूँ। मोड ऑफ द डेटा, मोड उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ हो। तो अगर आप इसमें देखें इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है, अच्छा 3 जो है ना वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऐसे ही है। जो 5 है वो 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसका मोड जो है वो आपके पास 5 है। मोड वो होता है जो सबसे रिपीटेड नंबर होता है। करते हैं, अच्छा क्वेश्चन 85 कहता है कि लेट आर, ये वाला सिंबल s इज इक्वल टू आर एस प्लस एच, आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ये मैंने दोबारा लिख लिया। फॉर आर इंटीजर्स आर एन एस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉर दिस सिंबल एंड 5। तो देखिए इधर आपके पास r की जगह 4 है, s की जगह 5 है, तो इधर आप पुटिंग कर लें 4 इंटू 5 प्लस 5, ये आपके पास ये आ गया 20 प्लस 5 यानी कि 25। तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ प्रेशर कुकर वाज सोल्ड फॉर RS 120, 1/5 part of sales price was sales tax and 1/3 part of the remaining was profit. What is the total cost of the pressure cooker? अच्छा जी, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रेशर कुकर। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करनी है और हमें कहा गया है कि वो 120 पे सेल हो गया, तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, अब आप देखिए 1/5 पार्ट ऑफ सेल्स प्राइस वाज सेल्स टैक्स, तो सेल्स प्राइस आपको गिवन है कि वो 120 है, तो सेल्स टैक्स कितना होगा, सेल्स टैक्स आपके पास होगा, आपको गिवन है कि 1/5 है यानी कि 1/5 ऑफ द सेल्स प्राइस विच इज़ 120। ये आप सोल्व करें, 5 जो आपके पास 24 हज़ार आपके पास 120 आता है, तो सेल्स टैक्स इसमें हो गया जी 24 रुपीज़। ठीक है जी, सेल्स टैक्स इसमें हो गया 24 रुपीज़। अच्छा, अब आप देखें वो बाकी क्या कह रहे हैं, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग टोटल कॉस्ट कितना था 120 था, टोटल कॉस्ट कितना था वो आपके पास 120 था, सेल्स टैक्स 24 है, तो कितना रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग आपके पास हो गया जी 96। ठीक है, वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाज प्रॉफिट, यानी कि 1/3 ऑफ दिस रिमेनिंग इज़ प्रॉफिट। इसको भी आप सॉल्व करें, 3 3 ज़र 9 आता है, 3 2 ज़र 6 आता है, ये आपके पास 32 आ गया। अब बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, सेल्स टैक्स कितना है 24 है, प्रॉफिट कितना है 32 है। ठीक है, टोटल प्राइस कितनी थी 120 थी, तो उसका जो प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर क्या होगा, देखें सेल्स टैक्स भी निकाल दें और प्रॉफिट भी निकाल दें, तो ये दोनों आप निकाल लें।
120 -24 -32, -24 -32 आपके पास -56 आते हैं। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 64। यानी कि 64 का जो है प्रेशर कुकर की प्राइस थी, और उस पर फिर सेल टैक्स लग गया 24 रुपये का, ठीक है, और उस पर मुनाफा हो गया 32 रुपये का, तो टोटल इसलिए वो 120 रुपये में बिक गया। तो जो कॉस्ट प्राइस एक्स है वो आपके पास 64 आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ। क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 169? क्या 3 के टेबल में 169 आता है? नहीं। 11 के टेबल में भी नहीं आता, 17 के टेबल में भी नहीं आता, सिर्फ 13 के टेबल में 169 आता है, क्योंकि हमें पता है कि 13 मल्टीप्लाई बाई 13 आपके पास 169 आता है। तो फैक्टर कौन सा है? आपके पास बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी फीट इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर रूम दैट मेजर्स 32 फीट बाई 14 फीट? अच्छा, एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है जी, उसका चलिए लेंथ ले ले 32 फीट, और जो उसकी विड्थ है वो 14 फीट है। तो कह रहा है कि जी टोटल डिस्टेंस अराउंड दिस रूम क्या है? तो आपने इसका पैरामीटर ही फाइंड करना है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है जी, लेंथ प्लस विड्थ या लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एल प्लस इस 14 प्लस 32, तो आपके पास 2 इंटू 46 आ गया, ये आपके पास 92 आ गया। तो इधर 92 राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ये भी 14 है तो ये भी 14 हो गया और ये भी 32 हो गया। इन चारों को सम करें, डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर रूम का है ना, तो इन चारों को सम करें, आपके पास वही 92 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेट गिवन है, सेट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 17 19 कह रहे हैं कि द मीन ऑफ द डेटा सेटेड, इसका मीन निकालना है। तो आपने क्या करना है, सम करना है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास इधर है 9, ठीक है जी। तो इन सब को सम कीजिएगा और डिवाइड बाय n कीजिएगा, ठीक है। तो इसका 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 डिवाइड बाय 9 कीजिएगा। तो इसको जब आप सम करेंगे ये आपके पास 99 डिवाइड बाई 9 आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट 332 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18,944 सो दैट द डिफरेंस इज 5,000? अच्छा, कह रहा है कि 332 को हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है 18,944 से, ताकि आपके पास डिफरेंस 5,000 आ जाए। तो ये 18,944 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप इससे 5,000 माइनस कर लें, ठीक है जी, क्योंकि हम 332 तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक 5,000 ना आ जाए। तो दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो आपके पास आ गया 13,944 का, ठीक है। अब आप 332 को माइनस करते जाएं जब तक आपके पास 3,944 ना आ जाए। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप डिवाइड कर लें। तो 3,944 को डिवाइड कर लें 332 के साथ, ठीक है जी। तो ये डिवीजन करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे 944 डिवाइड बाई 332 कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि 4 ज़र अगर आप करेंगे इसको, आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 332 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास क्या आता है, देखें। 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 1 कैरी किया, 4 3 ज़र अगेन 12, आपके पास 1328 आ गया। ये 1328 हो गया, ठीक है। ये तो 0 0 हो गया, 4 से 8 नहीं कटता तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस 8 आपके पास 6 आ गया, ये भी 6 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है। तो आपके पास 664 आ गया। तो 332 2 ज़र आपके पास 664 आता है, ठीक है। तो यानी कि 332 जो है वो आप 42 टाइम्स जो है वो 18994 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास 5000 आएगा, क्योंकि तब आपके पास 13,944 जो है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास 5000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स 36 डिग्रीज, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ टाइम हैव पास्ड?
अच्छा देखिए, जो मिनट हैंड है वो जब 60 मिनट रोटेट होता है तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है और सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो जब वो 1 मिनट इंक्रीज होता है तो बेसिकली वो 6 डिग्री रोटेट होता है। अब वो 36 डिग्रीज रोटेट हुआ है, तो यानी कि वो कितना मिनट जो है, कितने मिनट पास हो चुके हैं। 6 डिग्री पे 1 मिनट है, ठीक है जी, 6 डिग्री पे 1 मिनट हो गया। अब 36 डिग्री पे कितना होगा, जाहिर सी बात है दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 डिग्री पे ये आपके पास 6 मिनट आ जाएगा। तो ये जो ए आंसर है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 92 को। इफ़ 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2y। पहले तो y निकाल लें। अच्छा, इस y माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 4y हो जाएगा। माइनस 6 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 6 आपके पास 8 आ गया, y आपके पास 2 आ गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 2y है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपके पास 4 प्लस 4 आपके पास 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल शो 4 और 5 और 6, ठीक है। अच्छा, डाई में आपके पास 6 नंबर्स होते हैं 1 to 6, तो हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी कि 4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है और 6 की भी 1/6 है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 आपके पास 3/6 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है जी। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/2 है। ओके, फिर है सिंप्लीफाई 12s³ पावर 2। तो देखिए 12s³ पावर 2, तो आपने पहले 12 का ले लेना है, 12 पे स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद s³ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 है। अब s³ के साथ पावर 2 है, जब भी पावर 2 आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इधर 3 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 ज़र आपके पास 6 आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 144s पावर 6। सही। जब आपके पास S3 मल्टीप्लाई बाय S2 हो तो ये पावर्स आप फिर ऐड करते हैं, आपके पास S5 आ जाता है। लेकिन जब आपके पास S पावर 3 पावर 2 हो तो फिर आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास S6 आ जाएगा, S6। सही, तो इधर आपके पास S6 आ गया, जिसका जो राइट आंसर था वो 144 S6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। देखिए, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आपके पास प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, एट्सेट्रा। अब देखिए 12 में 5 और 7 तो आ नहीं सकते, तो सिर्फ 2 और 3 आएंगे। तो अगर आप 12 को लिखना चाहते हैं प्राइम फैक्टर्स में तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है। मतलब इधर आपके पास कितने प्राइम फैक्टर्स है, इधर आपके पास 3 प्राइम फैक्टर्स है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जार 1/2 ऑफ मार्बल्स आर रेड, 1/4 आर वाइट एंड 1/5 आर ब्लू। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मार्बल्स आर नीदर रेड वाइट नॉर ब्लू। सही, पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा कितने फ्रैक्शन है वो रेड वाइट एंड ब्लू है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स इधर मैं लिख लेता हूं कि जी नंबर ऑफ मार्बल्स that are either red white और blue। पहले इसको फाइंड करते हैं, फिर 1 से उसको माइनस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2 आ गया। अच्छा, इसकी आपने LCM लेनी है, तो इसकी LCM 4 5 और 2 की जो LCM है वो 20 आ जाएगी। तो इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से और इसको 5 से। तो नीचे तो 20 है, तो ये 5 प्लस 4 प्लस 10 आ जाएगा, जो कि आपके पास 19/20 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर ईदर रेड वाइट और ब्लू आर 19/20। अब नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर नीदर रेड वाइट नॉर ब्लू, जो कि हमसे पूछा जाएगा वो क्या होगा, वो 1 - 19/20 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास 20 - 19 डिवाइड बाई 20 यानी कि 1/20 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/20 है। Next question, if a multiplied by b multiplied by c is equal to 72 and a, b, c is greater than 1 and are integers, what is the greatest possible value of a? देखिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए के लिए मुझे कम से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी बी और सी की।
अब मुझे पता है कि b ग्रेटर देन c है और ये एक इंटीजर्स है, मतलब ये है कि 1 से ग्रेटर है और इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब ये है कि वो -5 -4 वगैरह हो सकते हैं और 1 2 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इधर गिवन है कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये -4 -5 नहीं हो सकते, 2 3 वगैरह हो सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इस b को मैं 3 ले लेता हूँ और c को 2 ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास a मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 72 के इक्वल है, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई 6 मेरे पास 72 के इक्वल है, 6 है मेरे पास 72 के इक्वल है। तो a मेरे पास इक्वल है 72 डिवाइड बाई 6 यानी कि 12। तो मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a मेरे पास जो है वो मेरे पास 12 आ गई। और ये कैसे आ गया? जब मैंने b और c की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ली हैं। क्वेश्चन 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो 0.01 1 बाई 100 के इक्वल है और ये अगेन 1 बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 40 यानी कि 10,000, जो कि आपके पास आता है 0.001। सही है। डिसिमल प्लेसेस, ये 2 डिसिमल प्लेसेस और इस तरफ हो जाएगा तो आपके पास, और लेफ्ट साइड पे हो जाएगा तो आपके पास 0.001 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2c प्लस 10 इज इक्वल टू -10 फाइंड c। तो 2c प्लस 10 हमारे पास -10 की इक्वल है, तो 2c हमारे पास इक्वल है, इस 10 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये -10 इंटू प्लस, देखिए -10 और -10 दोनों हो जाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास -10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 फाइंड द एरिया। अच्छा, जो स्क्वायर का पैरामीटर है वो इक्वल होता है 4l, तो 4l इज इक्वल टू 48 वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड। l हमारे पास 12 की इक्वल हो गया क्योंकि 48 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 12 आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू l स्क्वायर है वेयर l इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हमारे पास 144 आता है, तो एरिया जो है वो आपके पास 144 स्क्वायर मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल विद 2 साइड इक्वल, इसको कहते हैं जी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के बारे में मैंने बताया है कि जिसके सारे साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल कहते हैं, और जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं हो उसको स्केलन कहते हैं। ये जब मैंने ट्राइंगल MCQs डिस्कस किए थे उसमें मैं ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 9 इज़ एडेड टू ट्वाइस अ नंबर। अच्छा, उस नंबर को चले हम x कर लेते हैं, तो 9 इज़ एडेड टू ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2x, द सम इज़ 39, तो इसका आंसर हमारे पास 39 आता है। कहते हैं वो नंबर फाइंड करें, तो ये आपके पास 2x इज इक्वल टू 9 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 39 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, और x हमारे पास आ जाएगा जी 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स इज Rs 2000, तो 5 चेयर्स हमारे पास कितनी रुपीज़ के हैं? वो 2000 रुपीज़ के हैं। तो मतलब ये है कि एक चेयर कितने का हो गया जी? एक चेयर जाहिर सी बात है 2000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 चेयर 2000 रुपये के हैं, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 400 रुपीज़। तो अब आपने 12 चेयर्स की प्राइस मालूम करनी है, तो सिंपल, जब एक चेयर 400 का है तो 12 चेयर 400 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि आपके पास 4800 रुपीज़ के आ जाएंगे। तो 12 चेयर्स का क्या कॉस्ट है? 4800 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10 फाइंड x स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स हमारे पास इक्वल है 10 के। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, जो कि आपके पास 100 आता है। सही, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये फार्मूला मैं अभी यूज़ करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर। a मेरे पास x है, b मेरे पास 1 बाई एक्स है, तो अगर मैं इसको करूँ, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, ये 100 के इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 100। तो इस 2 को आप इधर शिफ्ट करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 100 माइनस 2 आएगी, यानी कि आपके पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो 98 आएगी। एनालॉजी थी शॉर्ट टाल। देखें ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो आपने इधर ऑपोजिट वर्ड्स वाला रिलेशन ढूंढना है। क्या एंग्री सैड ऑपोजिट वर्ड्स हैं? नहीं जी, सैड का ऑपोजिट है हैप्पीनेस। सही, तो ये आपके पास गलत है। ऑरेंज फ्रूट, ऑरेंज एक फ्रूट है, इसका ऑपोजिट नहीं है। इस तरह क्रिएटिव आर्टिस्टिक आपस में सिनोनिम्स है, दोनों पॉजिटिव वर्ड्स है। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास नाइस मीन है, क्योंकि शॉर्ट
टाल भी आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं, नाइस मीन भी आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ पिलो क्लॉथ। देखिए कपड़े से पिलो बनता है, सही, क्लॉथ मेक्स पिलो, तो आपने ये वाली एनोलॉजी ढूंढनी है। इसमें जो राइट आंसर है आपके पास वो मेटल नाइफ है, क्योंकि मेटल से नाइफ बनता है। मिरर हमें रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। चीज़ बन रही है वो पहले है, जिस चीज़ से बन रही है वो बाद में है, इसलिए आपके पास ये प्लास्टिक स्पून भी गलत है। देखिए स्पून प्लास्टिक से बन सकता है, लेकिन जो चीज़ बन रही है वो पहले आई है और जिस चीज़ से बन रही है वो बाद में आई है, इधर उल्टा हिसाब है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और वुड ट्रीज का ऑप्शन भी इसी तरह आपके पास गलत है, ये भी ट्रीज वुड होना चाहिए तो फिर शायद सही होता, तो इसलिए आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास नाइफ मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ आफ्टर बिफोर। देखिए ये ऑपोजिट वर्ड्स है, तो अगेन आपने इसमें ऑपोजिट ढूंढने हैं। अप टॉप ऑपोजिट नहीं है, नियर टाइनी ऑपोजिट नहीं है, राइट लेफ्ट जो है वो आपस में ऑपोजिट है, इसलिए आपके पास करेक्ट आंसर राइट लेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ हेल्प हिंडर। हेल्प कहते हैं मदद करने को, हिंडर कहते हैं रुकावट डालने को, यानी कि ये भी आपस में ऑपोजिट है। तो आप देखिए ट्रेवल फ्लाई और स्माइल लाफ आपस में ऑपोजिट नहीं है, तो ये गलत हो गए। हरी डिले आपस में ऑपोजिट है, डिले मतलब देर कर देना, हरी मतलब जल्दी कर देना, तो इसलिए ये आपस में ऑपोजिट है, इसलिए ये आंसर आपके पास करेक्ट है। एनोलॉजी ऑफ म्यूजिक जैज। देखें म्यूजिक की कई किस्में हैं, जैज उसकी एक किस्म है, तो जैज इज़ वन टाइप ऑफ म्यूजिक। इसी तरह आर्ट की कई किस्में हैं, आर्ट कई तरीके से कई किस्म का हो सकता है, लेकिन पेंटिंग उसकी किस्म है। तो आपके पास राइट ऑप्शन ये है आर्ट पेंटिंग। सॉन्ग लिरिक्स का ऑप्शन नहीं टिक, लिरिक्स कहते हैं जो सॉन्ग में जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं। इसी तरह चेयर फर्नीचर भी नहीं टिक, तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आर्ट पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ फायर हॉट। देखें फायर की खसूसियत है, आग की खसूसियत है कि वो गर्म होती है। इसी तरह स्नो की जो खसूसियत है वो फ्रोज़न होती है, यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड होती है। फ्रोज़न का मतलब एक्सट्रीम कोल्ड जमा हुआ, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। और येलो ग्रीन वार्म बॉइलिंग आपके पास ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ नाउ लेटर। अगेन ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो आपने इधर ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं। एंजॉय फन ऑपोजिट नहीं है, प्लेइंग सिंपल ऑपोजिट नहीं है, इजी डिफिकल्ट आपके पास ऑपोजिट वर्ड्स है, इसलिए ये राइट आंसर है। एनोलॉजी ऑफ हैमर हिट। हैमर के ज़रिए हम कोई चीज़ हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल नेल हिट करना हो या कोई चीज़ हिट करनी हो, वो हैमर के ज़रिए, हथौड़े के ज़रिए हम हिट करते हैं। इसी तरह हम गन के ज़रिए, बंदूक के ज़रिए शूटिंग करते हैं। किसी चीज़ पे शूटिंग करनी है, किसी चीज़ को मारना है, तो हम शूट कर लेते हैं गन से, इसलिए ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी ऑफ कॉन्टिनेंट आइलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ओशन लेफ्ट टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर कट। देखिए जब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कहते हैं जी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। याद रहे कि अगर सम 180 डिग्री होता तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन इधर सम 90 डिग्री है, इसलिए आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 kg या 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 is added to twice itself. What is the result? देखिए itself का मतलब है कि 6 के साथ ही ऐड हो चुका, तो itself के इधर मतलब है 6, तो 6 is added मतलब 6 प्लस twice itself मतलब कि 2 times of 6, तो ये 6 प्लस 2 times of 6 आपके पास 12 आता है, यानी कि 6 प्लस 12 आपके पास 18 आंसर आ गया। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 36। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को हम सी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है 2 पाई आर। आर जो है वो आपके पास रेडियस है, तो 2 पाई इंटू 36। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 36 हमारे पास 72 आता है, तो इसका आंसर आपके पास 72 पाई आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एफ इफ 12 रेशियो एक्स इज x रेशियो 3। अच्छा 12 रेशियो एक्स को मैं 12 बाई एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये मेरे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर मेरे पास 36 हो जाएगा। अब मैं इसका अंडर रूट लूँगा तो अंडर रूट मेरे पास 36 का जो अंडर रूट है वो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। लेकिन यूजुअली हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 6 होगा। इसका जो आंसर है वो आपके पास x इज इक्वल टू 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर हैज़ अ साइड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो यानी कि हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो टोटल जो पेरीमीटर है वो इक्वल है 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप इसको ऐड करें तो ये भी आपके पास 16 सेंटीमीटर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 इज एडेड टू द नंबर एंड रिजल्ट इज 22, फाइंड द नंबर। अच्छा, लेट दैट नंबर बी x, तो मतलब ये है कि 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22, यानी कि x इज इक्वल टू 22 माइनस 7, यानी कि x इज इक्वल टू 15। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई -6 माइनस इंटू -2। अब माइनस इंटू माइनस हमें पता है कि प्लस होते हैं, हमें पता है कि जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो हमारे पास प्लस आता है, जब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास फिर भी माइनस आता है, और प्लस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। तो इधर माइनस माइनस जो आपस में जब मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो वो प्लस आता है, तो ये -6 + 2 हो गया। तो -6 + 2 यानी कि आपके पास आंसर आ गया इसका -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 50। अच्छा, ये ज़ीरो तो इसके साथ कट जाएगा, 5 1 ज़ार 5 आता है, 5 2 ज़ार 10 आता है। अब ये देखिए 17 और 51 भी जो है वो 17 के टेबल में आता है। अगर आप 17 का टेबल पढ़े तो आपके पास 17 1 ज़ार 17, 17 2 ज़ार 34 और 17 3 ज़ार 51 आता है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। तो आपके पास ऊपर है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो कि 1 ही आता है। तो 3 2 ज़र आपके पास 6 आ गया, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है, सिंप्लीफाइड आंसर है, वो आपके पास 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू -2 फाइंड 2x स्क्वायर माइनस 2x। तो देखिए सिंपल आपने -2 की इधर पुटिंग करनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो -2 की मैं पुट कर लेता हूँ x की जगह और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब -2 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 4 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस आता है। तो ये 2 4 और ये माइनस इंटू माइनस अगेन आपके पास प्लस आता है, तो ये +4 हो जाएगा। तो 2 4 ज़र 8, 8 + 4 आपके पास जो इसका आंसर होगा वो आपके पास 12 आएगा। सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 5 इफ 7x इज इक्वल टू 3x + 12। देखिए 7x हमारे लिए इक्वल है 3x + 12 के। तो ये इस 3x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 7x - 3x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और अगर मैं 4 को दोनों साइड पे डिवाइड करूँ तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4, यानी कि मेरे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, तो इसमें मैं 2x + 5 की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो 2 × 3 + 5 हो जाएगा जब मैं x की जगह 3 पुट करूँगा। तो ये 6 + 5 हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास 11 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 23m इज इक्वल टू 69। देखिए 23m 69 के बराबर है और हमने m फाइंड करना है, तो दोनों साइड को 23 पे डिवाइड कर दे। तो ये आपके पास m इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 23 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप 23 का टेबल पढ़े तो 23 1 ज़ार 23, 23 2 ज़ार 46 और 23 3 ज़ार 69 आता है। तो ये आपके पास 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सबसेट ऑफ फिनाइट सेट इज। अच्छा देखें, सबसेट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। अब फिनाइट सेट का सबसेट उससे भी छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, वो फिनाइट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 20 एंड 30। देखिए ये क्वेश्चन आप देख के भी इसका HCF बता सकते हैं कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 10 ही होगा, क्योंकि अगर आप दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास 1 2 4 5 10 और 20 है।
इसी तरह अगर आप 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आपके पास 1 2 3, इस तरह 5, इसी तरह आपके पास 10 हो गया, इसी तरह 15 हो गया और फिर 30 हो गया। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। इसका जो हाईएस्ट फैक्टर है 20 का वो 20 है, लेकिन इधर 20 मौजूद नहीं है। उसके बाद 10 अगर आप देखें, इधर आपके पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 10 है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 10 है। एट 5 आवर्स 13 मिनट्स 3 आवर्स 49 मिनट्स एंड 14 मिनट्स। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि आप इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें। तो 5 आवर्स 13 मिनट्स जो है, क्योंकि हमें पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएंगे और प्लस 13 हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 313 मिनट। इसी तरह 3 आवर्स 49 मिनट्स हैं, तो 3 आवर्स 49 मिनट्स को भी आप जल्दी से आवर में मिनट्स में कन्वर्ट करें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 49, यानी कि 180 प्लस 49, तो ये आपके पास 229 आ गया। और 14 तो वैसे भी 14 मिनट्स हैं। तो अब आपने 313 जमा 229 और जमा 14 करना है, और ये आपके पास टोटल मिनट्स आ जाएंगे। तो 300 जमा 200 आपके पास 500 आ जाएगा। 29 जमा 13 जब आप करेंगे तो आपके पास 42 आ जाएगा, और जमा 14 जब आप करेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। तो ये आपके पास 556 मिनट्स आ गए। अब देखिए, हमें पता है कि एक घंटे में 7 मिनट होते हैं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 540 मिनट्स प्लस 16 मिनट्स। तो अब 540 में मुझे पता है कि 540 डिवाइड बाई 60 मेरे पास 9 आता है, तो ये 9 आवर्स प्लस 16 मिनट्स हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 9 आवर्स प्लस 16 मिनट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m इज द मीडियम एंड कैपिटल M इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अच्छा, सीक्वेंस आपको गिवन है, पहले मैं इसको जो है ना एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। पहले मेरे पास 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, 2 दफ़ा 70 है, और फिर 90 है। सही है, इधर भी आपके पास 6 नंबर्स हैं, इधर भी 6 नंबर्स हो गए। अब जो इसका आपके पास मोड है वो आपको नज़र आ रहा है कि 70 दो दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो इसलिए मोड आपके पास 70 है। मीडियन जो है वो आपके पास, अगर ऑड नंबर्स हैं आपके पास तो मीडियन बीच वाला नंबर है, अगर इवन नंबर है तो मीडियन आप जो बीच के 2 नंबर है उसको उसका मीन लेंगे। तो आप इधर 40 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 1/10 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास 55 आ गया। अब मोड भी आ गया, मीन भी आ गया। अब आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है m प्लस m कैपिटल M डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इज a प्लस b डिवाइड बाई 2। तो अब m और कैपिटल M का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई 2 होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें हम देखें 55 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब 70 प्लस 55 125 आता है, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 62.5 आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 2002 टू 2003 द बुक सेल डिक्रीज बाय 80%। अच्छा, हम ये अज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास 100 बुक्स हैं। 2002 में हमारे पास बुक्स कितने हैं, वो हमारे पास 100 हैं। डिक्रीज बाय 80%, मतलब ये है कि परसेंट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100 होता है कि 2003 में जो हमारे पास बुक्स है वो 20 हो गए, क्योंकि जब 80% डिक्रीज हो गए तो अब हमारे पास 20 बुक्स रह गए। अब अगेन वो कहता है कि 2004 में सेल उसी तरह हो गई, मतलब उसी तरह बुक्स जो 2002 में बुक सेल थी उसकी सेल यही हो गई। 2002 में बुक सेल 100 बुक्स की थी, तो 2004 में अगेन जो है वो आपके पास 100 बुक्स है। अब वो कह रहा है कि जी परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करो। अच्छा, तो देखें, ये अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि 2003 से 2004 में कितना इंक्रीज है, तो आपने क्या करना है कि 2004 के जो बुक सेल है उससे आप माइनस करेंगे 2003 का बुक सेल, सही, डिवाइडेड बाय 2003 का बुक सेल, क्योंकि आपने रिलेटिव टू 2003 का बुक सेल लेना है और परसेंटेज में निकालना है, तो आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो अगर आप देखें 2004 माइनस 2003, ये आपके पास ये आ जाएगा 80। 2003 में आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये जीरो आपस में कट जाएंगे, ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 400% आ जाएगा।
ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है ये परसेंटेज के लिए। तो 2003 से जो 2014 का जो इंक्रीज है वो आपके पास 400% आ गया। He has thrice money as Ahmad. Ali gives Ahmad Rs 50 and now Ahmad has thrice money as Ali. Find the total amount that both have. देखिए अली के पास जो मनी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक्स के से, और अहमद के पास जो मनी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ वाई से। ठीक है, तो जो अली के पास मनी है वो एक्स हो गया, अहमद के पास वाई हो गया। अब अली हैज थ्राइस मनी एज अहमद, मतलब एक्स इज इक्वल टू 3y। ये देखें, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब और देखें, अली गिव्स अहमद Rs 50। अली के पास पहले कितने मनी थे, एक्स थे। जब उसने 50 दे दिए तो उसके पास x माइनस 50 हो गए। अहमद को जब 50 दे दिए तो उसके पास पहले y मनी था, 50 दे दिए तो उसके पास y प्लस 50 हो गए। अब जब ऐसा हो गया तो नाउ अहमद हैज थ्राइस मनी एज अली, मतलब ये है कि मैं इधर 3 पुट करूंगा बिकॉज नाउ अहमद हैज थ्राइस मनी एज अली। तो ये देखिए, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 3x माइनस 50 इज इक्वल टू वाई प्लस 50 आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 150 आ जाएगा। 3 इंटू 50 आपके पास 150 आता है, और इस माइनस 150 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये 3x इज इक्वल टू 150 प्लस 50, तो आपके पास 200 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो 3x है इधर y भी है साथ में, ये आपके पास देखें, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये 3x माइनस 150 इज इक्वल टू वाई प्लस 50 आ जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू माइनस 150 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो 150 प्लस 50 आपके पास 200 आता है। अब ये जो x है इसकी जगह मैं 3y पुट कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ, और अब x की जगह 3y मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये 3y हो गया इज इक्वल टू वाई प्लस 200, यानी कि 9y इज इक्वल टू वाई प्लस 200। अब आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, y को इधर शिफ्ट करें तो 8y इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 200 डिवाइड बाई 8 25 हो जाएगी। और y क्या है, अहमद मनी है, तो अहमद के पास 25 रुपये है। अब देखिए, अली मनी x थी जो कि 3 टाइम्स दी अहमद थी, 3 टाइम्स y थी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25 आपके पास 75 रुपीज़ आ गए। अली के पास 75 रुपीज़ है, अहमद के पास 25 रुपीज़ है। तो टोटल मनी आप देखें, टोटल अमाउंट दैट बोट है वो कितना होगा, वो 75 प्लस 25 यानी कि 100 रुपीज़ हो गया। इसका राइट आंसर आपके पास 100 Rs है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन n इज डिवाइड बाय 14 द रिमाइंडर इज 10, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाय 7। अच्छा, इसका सिंपल तरीका ये है कि देखें, जब हम 24 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 आता है। 24 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आपके पास 10 आता है। सही है, तो इसीलिए ये नंबर हमने देखें 24 ले लिया, इस n को हमने 24 ले लिया। अब उसी n को आप 7 से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो आपके पास 3 आ जाएगा। सही है, 7 3 21 और रिमाइंडर जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। तो मतलब यह है कि उसी n को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा। जब आपने 14 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो रिमाइंडर था वो आपके पास 10 आ गया था। सही है, अब उसी नंबर को आपने जब 7 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ सेल्फिश, आपके पास सेल्फलेस इसका ऑपोजिट वर्ड या एंटीनम है। एंटीनम ऑफ फेमस, मशहूर का जो ऑपोजिट वर्ड है वो अननोन है। एंटीनम ऑफ बोरिंग आपके पास इंटरेस्टिंग है। अनरियल का एंटीनम रियल या जेन्युइन है, तो इसलिए आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास जेन्युइन है। एंटीनम ऑफ अल्टर, अल्टर कहते हैं चेंज करने को, जैसे आप कपड़ों में अल्ट्रेशन कहते हैं। और मेंटेन करते कहते हैं कि जी वो सेम रहे, तो मेंटेन करना, स्टे करना, ये आपके साथ आपके पास इसका एंटीनम है। फ्रीडम का एंटीनम आपके पास स्लेवरी है। प्राइवेट का एंटीनम आपके पास पब्लिक है। ऐसे काफ़ी आसान था ये। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस हैं। शी इंसिस्टेड डैश गोइंग लाहौर, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ये है, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। सही, बाकी आंसर्स आपके पास गलत है, ये आंसर आपके पास ठीक है। दिस फोटोग्राफ डैश टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, देखिए फोटोग्राफ सिंगुलर है तो इसमें प्लूरल नहीं यूज़ होगा, तो ये दो तो गलत हो गए। अब देखिए, ये टेकन आ गया है तो मतलब ये पास्ट वाला सीन है, तो इसलिए इसमें वाज आएगा। दिस फोटोग्राफ वाज टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
डैश एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट इज नेवर सक्सेसफुल। देखें, पहली बात यह है कि आपके पास सिर्फ एक स्टूडेंट आया है तो उसमें आपके पास आर्टिकल आएगा। अब ए से स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, तो आपके पास जाहिर सी बात है ए नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो एन एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट इज नेवर सक्सेसफुल। आ नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास वोवल से शुरू हुआ है और इफ़ की इधर तुम भी नहीं बनती, इसीलिए दा भी इधर नहीं आएगा। तो आपके पास एन राइट आंसर है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, वेरी सिंपल। द कोर्ट डैश हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। अच्छा, देखिए अब बात हो रही है कि हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये बात हो चुकी है। दिस इज पास्ट टेंस, सही। तो इसलिए गिव हिम गलत है, गिविंग हिम गलत है। अब गिवन हिम क्यों गलत है? देखिए, गिवन हिम जब हैज़ हैव आ जाए तभी आपके पास गिवन हिम आता है। अब अगर इधर होता है द कोर्ट हैज़ तो फिर हम गिवन हिम को टिक करते, लेकिन वो सीन नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है द कोर्ट गेव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। एंटीनम ऑफ डल, एंटीनम ऑपोजिट वर्ड्स को कहते हैं, तो डल का जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपके पास ब्राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ पॉसिबल। देखें, पॉसिबल का जो एंटीनम है, ऑपोजिट वर्ड है, वो आपके पास इम्पॉसिबल हो सकता है, अनलाइकली हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। आई थिंक उधर एक ऑप्शन इम्प्रैक्टिकल मौजूद था, इसलिए इसका राइट आंसर आपके पास इम्प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी ऑफ कैरेट कैबेज। कैरेट कहते हैं गाजर को, कैबेज कहते हैं जी गोभी को, बंद गोभी को। तो ये दो आपस में सब्जी है, सही है। तो ये देखिए, फॉक्स डेन, डेन जो है वो फॉक्स का घर होता है। इसी तरह लॉइन भी होल में रहता है। वाटर को हम सिप करके पीते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास गलत हो गए। ये अब देखिए, टी कॉफ़ी, ये बहुत जो है ना, ये दीज आर टाइप्स ऑफ बेवरेजेस। ये जो है ना, ये टाइप्स ऑफ बेवरेजेस हैं। जैसे ये टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, ये दो टाइप्स ऑफ बेवरेजेस हैं, तो इसलिए ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ जॉइन। एंटीनम ऑफ जॉइन आपके पास सेपरेट हो सकता है, लीव हो सकता है, डिसकनेक्ट हो सकता है, क्विट हो सकता है, विड्रा हो सकता है, डिटेच हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एंटीनम्स ऑफ जॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ बेनिफिट। देखें, बेनिफिट डिसएडवांटेज उसका एंटीनम हो सकता है, ड्रॉबैक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, हार्म हो सकता है, डिट्रीमेंट हो सकता है। डिट्रीमेंट भी हार्म को कहते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट के एंटीनम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनल कहते हैं कि आपकी अपनी मर्जी हो, वो करना चाहे नहीं करना चाहे, इट्स अप टू यू। तो इसके जो ऑपोजिट है वो आपके पास है कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, रिक्वायर्ड, नॉन इलेक्टिव या इसेंशियल। मतलब ये है कि इसका ऑपोजिट ये है कि जिसमें आपके पास कोई चॉइस ना हो। तो कंपल्सरी हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, रिक्वायर्ड, नॉन इलेक्टिव, इसेंशियल, ये सारे के सारे ऑप्शनल के एंटीनम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीनम ऑफ हार्मनी। हार्मनी कहते हैं हम आहंगी को, एग्रीमेंट को कहते हैं। तो ये सारे जो स्ट्राइफ हो गया, डिसोनेंस हो गया, डिसोनेंस कहते हैं डिसएग्रीमेंट को, सही है। डिसोनेंस, डिसएग्रीमेंट, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है। ये सारे के सारे इसके ऑपोजिट है। इवन फाइट भी इसका ऑपोजिट है। नेक्स्ट एनोलॉजी है कॉमेडी फनी। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, ट्रेजिडी सैड। देखें, कॉमेडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फनी होगा, इसी तरह ट्रेजिडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सैड होगा। जब भी ट्रेजिडी आ जाए तो आप सैडनेस महसूस करते हैं। मिस्ट्री बोरिंग, देखिए मिस्ट्री बोरिंग हो भी सकती है, नहीं भी बोरिंग हो सकती, ज़्यादातर बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ड्रामा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक हो, ड्रामा में एक्शन भी हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। न्यूज़पेपर ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो, महंगा हो, वो चीप भी हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीड करप्शन। देखें, ग्रीड कहते हैं लालच को, लालच की वजह से करप्शन जन्म लेती है। इसी तरह गुडविल की वजह से फ्रेंडशिप जन्म लेती है। गुडविल कहते हैं वेल विशर बन जाना, किसी का अच्छा चाहना, तो उससे फ्रेंडशिप जन्म लेती है। ये मैंने लिखा है, वन लीड्स टू अनदर, ग्रीड लीड्स टू करप्शन, गुडविल लीड्स टू फ्रेंडशिप। तो इसलिए आपके पास ये सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोलॉजी थी कब बेयर। जी कब जो है वो यंग बेयर को कहते हैं। कब इज़ अ यंग फॉर्म ऑफ बेयर। तो इसमें ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप ये ऑप्शन सारे के सारे अपने पास लिख लें ताकि आपको पता हो कि डॉग का जो यंग होता है या चाइल्ड होता है उसको हम पपी कहते हैं। इसी तरह कैट का जो यंग होता है उसको हम किटन कहते हैं।
चीप के यंग को हम लैम कहते हैं, इंसेक्ट के यंग को हम लार्वा कहते हैं, फ्रॉग के यंग को हम या चाइल्ड को हम टेडपोल कहते हैं, इसी हाउस फ्लाई के चाइल्ड को हम मैगट कहते हैं, इसी तरह ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है उसको हम चाइल्ड ही कहते हैं। ये तो ईजी है, तो मैं तो कहता हूँ ये आप अपने साथ नोट कर लें, आपके लिए काफ़ी आसानी होगी एनालॉजीज में। ये सारे के सारे यंग फॉर्म ऑफ दिस हैं। तो कब इज़ अ यंग फॉर्म ऑफ बियर, पपी इज़ अ यंग फॉर्म ऑफ डॉग, किटन इज़ यंग कैट, लैम्प इज़ यंग शीप, लार्वा इज़ यंग इंसेक्ट एंड सो ऑन। दूसरी एनोलॉजी थी ह्यूज लार्ज। देखें लार्ज ह्यूज जो है ना वो वेरी लार्ज को कहते हैं, तो ये डिग्री हो गया, सही है। समथिंग दैट इज़ ह्यूज इज़ वेरी लार्ज। इसी तरह समथिंग दैट इज़ क्रिटिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें लार्ज जो है वो कम बड़ा होता है, ह्यूज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है, क्रिटिकल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपके पास करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी बिटर। देखिए कॉफ़ी की करेक्टरिस्टिक है कि वो कड़वी होती है ज़्यादातर। वैसे तो कुछ लोग मीठी कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉफ़ी बिटर होती है। इसी तरह अगर आप इसमें ऑप्शन देखें, मीट फ्राइड, ज़रूरी तो नहीं है मीट को आपको फ्राइड करना पड़ता है, लेकिन ये उसकी करेक्टरिस्टिक तो नहीं है। गैस चीप, गैस महंगी भी हो सकती हैं, आप देख लें पाकिस्तान में गैस महंगी है, तो ये भी गलत है। सिल्क रफ़, जी सिल्क तो रफ़ नहीं होता, सिल्क तो स्मूथ होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आप देखें ग्लास फ्रेजाइल, फ्रेजाइल कहते हैं जल्दी से टूट जाना, तो जो ग्लास होता है, शीशा होता है, वो जल्दी से टूटता है। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लास इज़ दैट इट इज़ फ्रीजाइल। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉफ़ी है कि वो कड़वी होती है, इसी तरह जो ग्लास होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फ्रेजाइल होती है, जल्दी टूट जाती है, नीचे गिर जाए तो वो टूट जाता है। तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एनोलॉजी, स्ट्रेंज फेमिलियर। देखें ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो आप इधर आपने ऑपोजिट ढूंढने हैं। क्या इजी सिंपल ऑपोजिट है? नहीं जी। ग्रेट गुड ऑपोजिट है? नहीं जी। प्रीटी शोर भी ऑपोजिट नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास गलत है। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास सिक हेल्दी है, क्योंकि सिक हेल्दी आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर मनी। देखिए जो बंदा पुअर होता है वो उसके पास मनी नहीं होती। इसी तरह जो बंदा वीक होता है उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके पास ताकत नहीं होती, इसलिए आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। इसी तरह दूसरी एनोलॉजी थी मैकेनिक कार्स। देखिए मैकेनिक जो है वो लोगों की गाड़ियों पे काम करता है, डेंटिस्ट जो है वो लोगों की टीथ पे काम करते हैं, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह डॉक्टर, चिल्ड्रन, शेफ वेजिटेबल्स, प्लेराइट, थिएटर्स, ये आपके पास ऑप्शंस ठीक नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी। आंखों की मदद से हम देखते हैं। क्या हाथों की मदद से हम रोते हैं? गलत है। फीट की मदद से क्या हम बातें करते हैं? गलत है। टी टाक थिंक, नहीं जी। टीथ तो चबाने के लिए यूज़ होते हैं, तो इधर ईयर जो है उसकी मदद से हम सुनते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिर आ गया जी पपी डॉग। देखिए पपी इज़ द यंग डॉग, तो पहले यंग आया है फिर उसके बाद डॉग आया है। तो इधर आप देखें बियर कब इज़ द यंग बियर, तो ये उलट हिसाब हो गया है इसके, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरह ये भी उलट हिसाब हो गया और ये भी उलट हिसाब हो गया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो किटन कैट है। किटन इज़ यंग कैट, पपी इज़ यंग डॉग। नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। तो देखिए इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इधर हमारे पास ए 100 है और बी 99 है, तो ये 100 माइनस 99 एंड 100 प्लस 99 हो जाएंगे। अब हमें पता है कि 100 माइनस 99 1 आता है और 100 प्लस 99 199 आता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 199 आपके पास 199 आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो आपके पास आता है 199। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 0.45 इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो अगर हम 0.45 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 45 डिवाइड बाय 100, क्योंकि इसमें हम डेसिमल्स हटा लेंगे और जब ये 2 प्लेसेस राइट साइड पे आ जाएगा तो नीचे इसका 100 आ जाएगा। अब हम दोनों को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 9 ज़र हमारे पास 45 आता है और 5 20 ज़र हमारे पास 100 आता है, तो ये आपके पास 9/20 आ गया। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है दैट इज 9 डिवाइड बाय 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 13.5% टू फ्रैक्शन फॉर्म। देखिए परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसको मैं 13.5 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेता हूँ। तो जब 13.5 डिवाइड बाय 100 है, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 135 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा।
अब मैंने क्या करना है कि मैंने 5 का टेबल यूज़ करना है, और जब मैं 5 का टेबल यूज़ करता हूँ तो 5 27,000 मेरे पास 135 आता है, और इसी तरह 5 200,000 मेरे पास 1000 आता है। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है दैट इज़ 27 डिवाइड बाई 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 12 बुक्स कॉस्ट 264 रुपीज़। अच्छा, 12 बुक्स हमारे पास 264 रुपीज़ की बनती है, 264 रुपीज़। तो पहले हम फाइंड करते हैं कि वन बुक कितने का बनेगा। तो जाहिर सी बात है जो वन बुक होगा दैट विल बी 264 डिवाइड बाई 12 रुपीज़, जो कि आपके पास आता है जी 22 रुपीज़। अब आपके पास एक बुक जब 22 रुपये का आ गया तो आपने फाइंड करना है कि 9 बुक्स कितने हैं। तो 9 बुक्स कितने के होंगे, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है 9 मल्टीप्लाई बाई 22, जो कि आपके पास 198 रुपीज़ आ जाएंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 198 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 + 6 - 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 6। देखिए इसमें हम डीमास का रूल यूज़ करते हैं। ये है D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह जो A जो है वो स्टैंड करता है जी एडिशन को, और S स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन को। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, हमने पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें मैं पहले क्या करना चाहूँगा कि मैं पहले डिवीजन करना चाहूँगा। तो 6 डिवाइड बाई 6 मेरे पास 1 आ गया, तो मैंने डिवीजन परफॉर्म की। अब दूसरा फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए। तो 6 + 6 ये माइनस हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये मेरे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद मुझे एडिशन करनी है, तो 6 + 6 12 हो गया और -6। उसके बाद फाइनली मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 12 - 6 मेरे पास 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, for how many integer values of x will the value of expression 3x + 5 be an integer greater than 1 and less than 300। तो ये जो है ये greater than 1 होना चाहिए और less than 300 होना चाहिए। तो पहले हम इस लेफ्ट पार्ट को देखते हैं। 1 should be less than 3x + 5, ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 5 हमारे पास आ जाएगा जी -4। तो -4 शुड बी लेस देन 3x, मतलब ये है कि -4 डिवाइड बाई 3 शुड बी लेस देन x, और ये -4/3 आपके पास -1.33 आते हैं, सही है। एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन -1.33। ये आपके पास एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि 3x + 5 शुड बी लेस देन 300। इसका मतलब ये है कि 3x शुड बी लेस देन -5 में दोनों के साथ कर लेता हूँ, या +5 को इधर ले आता हूँ, तो ये -5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 295 हो जाएगा। और x शुड बी लेस देन 295 डिवाइड बाई 3। अब इसकी जो वैल्यू आती है 295 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 98.33। तो x को -1 से ग्रेटर होना चाहिए और 98.33 से स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन अब वो कह रहा है कि इंटीजर वैल्यूज़ होने चाहिए। तो इंटीजर्स का मतलब ये है कि x हमारे पास -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1 से लेकर 98 तक कोई भी वैल्यूज़ हो सकता है, क्योंकि 98 इज़ लेस देन 98.33। तो टोटल हमारे पास जो इंटीजर्स है